क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए इंटू 3 प्लस इसका इसका और इसका 3 के क्यू बाई a√2 प्लस बचा कौन सा, ये हो जाएगा k³/a√3। ये तो सबको आता है। ये एक का हुआ, तो अगर मैं अब इस वाले के लिए जाऊंगा, फिर इस वाले के लिए जाऊंगा तो रिपीट कर रहा, तो 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये पोटेंशियल आ गई। यहाँ के क्या बताया था, के हो गए यहाँ 1/4πε0, यही आंसर है। फिर सेकंड, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। Find out work done by external agent against electrostatic forces and by electrostatic forces to increase all sides of Q। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो पहली बात तो ए से 2a ले जा रहे हैं, तो किसी में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो W एक्सटर्नल प्लस WC इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो W एक्सटर्नल माइनस DU इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस मतलब WC, वो तो हो जाएगा माइनस DU। तो आप देख रहे हो कि ये एक तरह से U इनिशियल है, तो U फाइनल में A की जगह क्या रख दो, 2a रख दो, तो वर्क डन बाय ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्सेस, और उसके बाद वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, DU, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U इनिशियल में यहाँ साइड लेंथ क्या है A, बाद में साइड लेंथ 2a हो गया, तो जहां जहां A रखा वहां 2a रख दो, लिख दो, कर लोगे आप। हाँ सर, है ना। फिर कह रहा है कि इफ ऑल द चार्जेस आर रिलीज्ड एट रेस्ट देन फाइंड आउट देयर स्पीड व्हेन दे आर एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब ऑफ साइड वे। तो थर्ड केस में क्या कर देना, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो रिलीज कर दिया, तो WC इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कोई फोर्स तो है नहीं, तो अल्टीमेटली ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो कि U इनिशियल है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो हर एक की लिखोगे तो हाफ mv², क्योंकि सिमेट्री है, तो मोमेंटम इनिशियल 0 था तो बाद में भी 0 होगा, तो ये इस तरह से सिमेट्रिकली हमेशा क्या बना के रखेंगे, ये क्यू भी बना रहेगा हमेशा, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाएगा तो पोटेंशियल 0, तो 1 की हाफ mv² से 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इंडिविजुअल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझ में आया। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये दे रखा है आपको, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ही लिया हमने, तो यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ सर रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए। किसको देना है, प्रथमेश 2 को। हो रहा है ना, हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो ये आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट है फोर्थ, इफ कीपिंग ऑल अदर चार्जेस फिक्स्ड, चार्ज ऑफ कॉर्नर ए इज रिलीज, देन फाइंड आउट इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट इनफिनिट डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, हमने एक चार्ज पार्टिकल का भी कॉन्सेप्ट सीखा था कि एक चार्ज पार्टिकल का यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, तो Q इंटू V, बाकी सबकी वजह से पोटेंशियल लिखोगे यहाँ, है ना। फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी 0, फाइनली ये लार्ज डिस्टेंस पे जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो क्या हो जाएगा वो भी लिख देता हूँ, ये तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने ना। तो यहाँ हो जाएगा, इसे एक की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये फोर्थ पॉइंट है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q इंटू, ये हो जाएगा 3k/a प्लस 3k/a√2 प्लस k/a√3। रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। सॉल्व कर लो, यही आंसर है। फिफ्थ, if all charges are released simultaneously from rest, then find out their speed when they are at a very large। एक मिनट, ऊपर क्या किया था फिर हमने, अच्छा अच्छा,
ये थर्ड केस में ये दरअसल इन्फिनिटी पर नहीं गया, तो यहाँ देखो, यहाँ अपने को ये लिखना पड़ेगा, ये जो मैंने पोटेंशियल जीरो किया ना वो जीरो नहीं होगा, यहाँ क्या लिखोगे दरअसल यू फाइनल लिखोगे, ये सही होगा। ठीक है, तो यू फाइनल में क्या हो जाएगा, जहां जहां इस वाले में आपने ए रखा वहां टू ए रख देंगे, आ जाएगा। क्लियर है? और दूसरे वाले केस में ये वाला जो मैंने थर्ड केस बता रहा था ना यू फाइनल, इसकी जगह जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा, ये फिफ्थ केस हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके ऐसे केसेस में इन्फिनिटी पे सब चार्जेस का स्पीड सेम होगा क्या? हाँ ऐसा बोल सकते क्यों? हैं? हाँ क्यों होगा स्पीड सेम? वेलोसिटी तो अलग अलग होगा, स्पीड सेम इसलिए होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक सिस्टम है। तो इनिशियली जब रिलीज करेंगे तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या है, जीरो थी, यानी मोमेंटम क्या था, सिस्टम का जीरो था। तो ये हमेशा हाँ। जब भी मूव करेंगे ना, ये इस तरह से मूव करेंगे कि हमेशा आपको एक क्यूब ही मिलेगा, मालूम है? ये कभी इस शेप को चेंज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस तरह की सिमेट्री बन रही है। तो हमेशा क्यूब मिलेगा आपको, ऑलवेज क्यूब फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? मोमेंटम सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहेगा ना? कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम हमेशा इसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, लेकिन वो जीरो ही बना रहेगा हमेशा। हाँ ठीक है। ठीक है, F1। टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस R1 R2, ये अपने को दिया हुआ है। ये R1 है, ये R2 है, Q1 Q2। Two concentric spherical shells of radius R1 R2 are having uniformly distributed charges Q1 Q2 respectively. Find out total energy of the system। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया मैंने। देखो इसमें कैसे करते हैं, मैं फिर अभी इसमें इसको पहला पार्ट ले लेता हूँ। इसमें क्या करते हैं, पहले इस अंदर वाले की सेल्फ एनर्जी लिखेंगे, जो कि क्या होगा के Q1 का होल स्क्वायर बाई 2R1, प्लस बाहर वाले की सेल्फ एनर्जी लिखते हैं के Q2 का होल स्क्वायर बाई 2R2, है ना, प्लस अब बाहर वाले की वजह से आपको मालूम है कि सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, तो या तो बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल लिख लो, तो के Q2 बाई R2 इंटू Q1, ये इंटरेक्शन एनर्जी होगी, या अंदर वाले की वजह से बाहर पर पोटेंशियल देख लो, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, के Q1 बाई R2 इंटू Q2, तो अल्टीमेटली ये आंसर होगा। ठीक, दूसरा केस में इसमें लेता हूं कि अगर मान लो सेंटर पे भी हमने चार्ज रखा, मान लो यहाँ Q1 चार्ज है, इस पे मान लेते हैं सॉरी हाँ ना, इस पे मान लेते हैं Q3 है, जिस इसके अंदर वाले स्फेयर की रेडियस जो है R1 है, इस पर Q2 चार्ज है, इस वाले की मान लो R2 रेडियस है। तो सेंटर पे एक चार्ज Q1 रखा, तो अब इसकी एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी बताना है। तो करना क्या है, जो Q1 चार्ज है ना उसकी सेल्फ एनर्जी क्या है, जीरो है। तो पहले हम लोग यहाँ एनर्जी जब लिखेंगे तो इसका लिखेंगे, एक तो के Q2 का होल स्क्वायर बाई 2R1 प्लस के Q3 का होल स्क्वायर बाई 2R2, इनकी सेल्फ एनर्जी, प्लस Q1 और Q2 के बीच में इंटरेक्शन, तो के Q1 बाई R1 इंटू Q2, प्लस Q1 और Q3 के लिए तो के Q1 बाई R2 Q3, प्लस Q2 और Q3 के बीच में तो के Q2 बाई R2 इंटू Q3, ये आंसर होगा। और इस सेंटर पे जो चार्ज Q1 रखा उसकी सेल्फ एनर्जी क्या है, जीरो है। क्लियर है? इस तरह हाँ से सर। क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लिख लो इसको। अच्छा, इसमें और भी डाउट है क्या, डीवी में नहीं है ना? नेक्स्ट, अच्छा पार्ट 2 में डालना है, G7 14। सर बोलिए। सर एक बार पार्ट 2 का वो B1 बता सकते हैं आप? पार्ट 2 का B1, हाँ बताता हूँ।
ये लिख लिया ना? तो इसमें दरअसल पहले एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, वैसे कहोगे तो मैं बेसिक से भी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। पहला पॉइंट, इफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन is accelerating, then effective gravity will be as g वेक्टर माइनस a वेक्टर का मॉड। दूसरा, if external force is acting on the body, then effective gravity will be as g वेक्टर प्लस f वेक्टर बाई का मॉड, और ये g इफेक्टिव। ठीक है, लिख लो पहले इसको। हाँ सर, हो गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं B1 की। इसमें क्या कह रहा है, देखो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जो कि रुका हुआ है। इसका मतलब बी केस इसमें लगाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि बॉब यहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने की वजह से इसको एक फोर्स इधर लग रहा है QE, और डाउनवर्ड इसको mg लग रहा है। तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो ही नहीं सकता। इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ कहीं, यानी QE इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, जिसका इफेक्टिव ग्रेविटी इधर आएगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, g इफेक्टिव इक्वल टू होगा g वेक्टर प्लस f वेक्टर बाय m का मोड, क्योंकि टाइम पीरियड चाहिए। तो यहाँ टाइम पीरियड हो जाएगा इसका 2 पाई रूट L बाई g इफेक्टिव। तो ये हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो माइनस जी जे कैप प्लस QE I कैप बाई m का मोड। तो यहाँ हमारे पास में g इफेक्टिव आ गया g स्क्वायर प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यही आंसर रख दो इसमें। लेकिन अगर यही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर एक्सलेट कर रहा होता, जैसे लिफ्ट के अंदर, अगर मान लो यार लिफ्ट मान लो वर्टिकली जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है, या किसी कार के अंदर है जो कि मान लो हॉरिजॉन्टली कहीं जा रही है, तो उसमें फिर g वेक्टर माइनस a वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सलरेट कर रहा होगा। और अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स है तब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो आप। ठीक है, बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। हाँ सर, समझ गया। सर वो आपने वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में क्या बोला था कि मतलब इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक मिनट क्या कर दिया यार मैंने, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ कहीं रहेगा, ये थीटा नोट है यहाँ कहीं रहेगा। कैसे? क्योंकि इसको QE इधर लग रहा होगा
और डाउनवर्ड mg लग रहा होगा, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ होगा, यानी इसका तभी तो g इफेक्ट इधर आ रहा है। तो यहाँ ये यहाँ आके यहाँ जाके रुक जाएगा, मालूम है। तो यहाँ से अगर आपको डिस्प्लेस करेंगे ना तो ये आंसर फिर भी आ जाएगा। अगर मैं बेसिक से जाके करूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ, है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको थीटा डिस्प्लेस करके करूंगा ना तो भी आंसर आ जाएगा, मालूम है। यही आंसर आने वाला है। तो यहाँ से फिर इसका इधर की तरफ टॉर्क लिखेंगे, तो पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखूंगा मैं यहाँ। अगर आप कहो तो मैं बता देता हूँ, बोलो अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो बोलिए। तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। हाँ सर, वो समझा। है ना, ठीक है। तो फिर लिख लिया सर। तो क्या बताना है, जी। G7 14 17। So I4 और I7। क्या क्या, एक मिनट। अच्छा, I4 I7 है क्या, मुझे लगा 14 17। अच्छा ठीक है। नॉन कंडक्टिंग रिंग अपने को दिया है, रेडियस भी अपने को दिया है, और टोटल चार्ज तो मान लेते हैं कि टोटल चार्ज मान लो यही है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज ऐसा भी नहीं कहा यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने मान लिया है कि यहाँ चार्ज है। प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एवरीवेयर इन स्पेस, द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल तो ये हमारे पास में L इक्वल टू 0 है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की अगर बात करेंगे तो किसी डायरेक्शन में होगा, ये तो यानी इधर कहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन हमारे पास में dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर की जगह dl वेक्टर है, तो 0 से इन्फिनिटी, तो 0 पर यानी इसके इस पर पोटेंशियल v है, v सेंटर, और इन्फिनिटी पर क्या है, 0 है। हमें चाहिए तो इसका उल्टा कर देते हैं, तो हमें तो क्या चाहिए, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल चाहिए, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस वी सी, सॉरी अब इतनी तो गणित आपको आती है, 0 वी सी ऐसा लिख सकते हैं। और इसको भी जब आप उल्टा करो क्योंकि इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, प्लस जी, ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू 0 ई वेक्टर डॉट डी एल। ये मालूम है सबको, जब लिमिट आप ऊपर नीचे करते हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वी सी, तो अल्टीमेटली वी सी इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस को यहाँ ले जाते हैं, तो इन्फिनिटी से 0 ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये पोटेंशियल तो सेंटर पर आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा इसका, के क्यू बाई आर, यही आंसर है, के क्यू बाई आर। तो है ना, तो कितना कितना दिया हुआ है इसने, के का मतलब है 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू का मतलब है 1.1 इंटू 10 टू पावर -10 बाई आर का मतलब है 0.5। सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सर मतलब वो लाइन के अलावा कहीं और नहीं देखना है हमें? कहीं और का भी देख सकते हो, क्योंकि वो तो आर से एल से लेकर इन्फिनिटी का बोल रहा है ना, कहीं का भी ले सकते। तभी तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं और है, मुझे थोड़ी मालूम, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाओगे तो कहीं और डायरेक्शन में मिलेगा, आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, आप वो ले लो। लेकिन कहाँ से लोगे फिर, आप सेंटर से कह रहा है ना वो, एल इक्वल टू 0 सेंटर से लेना है। आगे बस में हाँ। बस कर लो। ठीक है। हाँ सर। I4 I4 में क्या कह रहा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज क्लोज कर्व्स, नहीं, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नहीं,
अच्छा, ये तो भी मैंने बताया, वैसे तो परपेंडिकुलर ही होती है हमेशा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका तो ऑप्शन क्या है, सी सही है। ठीक है, तो क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक जनरल बॉडी के लिए होता है। किसी भी बॉडी के लिए बात करते हैं तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है ना, फिजिकली भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो आज अगर भी टाइम मिला तो बता ही दूंगा मैं। I7। सर इसी का डी वाला ऑप्शन सही है क्या? इसी का I4 का ना, हाँ, इलेक्ट्रिक I4 लाइन्स का। ऑफ फोर्स इज ऑलवेज द पाथ ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज ऑलवेज द पाथ ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो, ये कहने का मतलब क्या हुआ इसका भाई, अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हाँ तब तो सीधी सी बात है कि इसके अलोंग ही होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो पाथ होगा उसके अलोंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है मान लो ऐसा, तो यहाँ अगर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा तो इसको फोर्स किधर लगेगा? इसको फोर्स इधर लगेगा ना, Q इंटू ई। हाँ तो ये तो इधर मूव करना चाहेगा ना, इधर थोड़ी मूव करना चाहेगा, क्योंकि इसका तो जैसे इस पर फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी तो इधर की तरफ आएगी, तो यानी इसके इनर्शिया की वजह से तो इधर मूव करना चाहेगा, तो इसके अलोंग थोड़ी मूव करेगा वो। ऐसा होता ही नहीं। क्लियर है? उसका पाथ नहीं होगा। पाथ हमेशा मतलब टैंजेंशियल रहेगा ना इस केस में, नीचे वाले हाँ, केस में। इसका पाथ हमेशा इस लाइन के टेंजेंशियल रहेगा इस इंस्टेंट पर। लेकिन मान लो जैसे कि यहाँ से चलने के बाद मान लो नया पाथ मिल गया इसके, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसका उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन तब तक इसको वेलोसिटी आ चुकी होगी मान लो यहाँ। तो पाथ तो इसका वेलोसिटी हाँ के डायरेक्शन में रहेगा, पाथ इसका हाँ पार्टिकल का। ठीक है। ठीक हाँ है हाँ ना? समझा सर। I7। अब I7 में क्या हो रहा है यहाँ देखो, हमारे पास में ये एक क्या दिया है इसने, इमेजिनरी क्यूब दिया है जिसकी साइड लेंथ L है, और ये यहाँ से 12 लेंथ का एक रॉड है जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इसकी स्पीड कांस्टेंट है और इसकी जो लेंथ है ये 12 है। फिगर शोज एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ एज लेंथ L a uniformly charged rod of length 12 moves towards left at a small t equal to 0. The left end of the rod just touches the center of the face of the cube opposite to it. Which of the graphs shown in figure represent the flux of the electric field through the cube? तो आप यहाँ से देखो, किसी टाइम t बाद बात करोगे तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, यानी रॉड यहाँ तक आया है। तो आप देख रहे हो कि कितना चला है, ये v इंटू टी चला ना। तो आप देखो इसका लेमड़ा कितना होगा, Q/12 होगा जो कि कांस्टेंट है। तो चार्ज एनक्लोज यानी पहले t इक्वल टू 0 यानी किसी जनरल टाइम t की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो एट टाइम t की बात करो तो इनिशियली तो जब कोई नहीं था तो चार्ज तो 0 था, एनक्लोज चार्ज। तो अभी चार्ज एनक्लोज कितना हो रहा है इस पर, तो VT लेंथ इंटू लेमड़ा ना। तो यहाँ जो फ्लक्स की बात करोगे आप, तो टोटल फ्लक्स वो कितना आ रहा है यहाँ, तो वो आ जाएगा चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी VT लेमड़ा बाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, लीनियरली फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो ये फ्लक्स है और ये T है, तो लीनियरली क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा यहाँ तक। तो कहाँ तक इंक्रीज करेगा है, तो ये इंक्रीज करेगा दरअसल L/V तक। उसके बाद देखो आप कंप्लीटली जैसे यहाँ तक पहुंच जाएगा है, जैसे यहाँ पहुंचेगा उसके बाद जैसे और आगे भी जाएगा है, कांस्टेंट रहेगा। तो आप देख रहे हो कि ये कांस्टेंट आ रहेगा ना रॉड, इसके अंदर इतना पार्ट तो कांस्टेंट ही बना रहेगा।
तो इसका मतलब है कि फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद फिर ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो आंसर इसका सीधा दिख रहा है, डी ऑप्शन है। ठीक है, हाँ सर। बस इतना ही था। तो मैं आपको क्या क्या करवा चुका था यार। सर हाँ बोलिए। ये पार्ट 1 का एक बार D5 सॉल्व कर दीजिए ना। पार्ट 1 का D5, particle of mass m, charge q and initial kinetic energy k is projected from infinity towards a heavy nucleus of charge q assumed to have a fixed position. If the m is perfect, how close to the center of the nucleus is the particle when it comes instantaneously to rest? तो यहाँ दरअसल ऐसा दिया है, इसको फिक्स कर दिया हमने। तो यहां से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं u स्पीड से, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू दिया है हाफ m u स्क्वायर। जैसे पास आएगा, सिंपल सी बात है कि ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो मान लो इस इंस्टेंट पे यहाँ कहीं है, इसको फोर्स इधर लग रहा होगा q को, लेकिन इधर लग रहा है इसका, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी, यहाँ जाके मान लो रुक जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं r है, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई एक तरह से, हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये अपने को k दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आ गया आंसर। फिर एक कह रहा है बी पार्ट, ये तो ए पार्ट था। विद अ पर्टिकुलर imperfect m, the particle's closest approach to nucleus is twice the distance determined in A. Determine speed of particle at the closest distance of approach. मतलब ऐसा है, ये तो फिक्स है। और यहां से मान लेते हैं कि ये B है, यहां से इसको प्रोजेक्ट किया है u स्पीड से, इस पे चार्ज q है। तो क्या होगा, ये कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ कहीं आएगा तो इसकी वजह से इसको फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये जब यहाँ आएगा तो इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ये इस तरह से क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसलिए ऐसा मूव कर जाएगा। इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है इसकी। क्यों, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी क्या होगी इसकी, परपेंडिकुलर होगी। तो मान लेते हैं v है, और ये जो डिस्टेंस बोल रहा है ये 2r बोल रहा है, ऊपर वाले का 2r। एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो m u b इक्वल टू m v इंटू 2r। एक तो इक्वेशन ये आ जाएगी। दूसरी एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। सॉल्व कर लो, ठीक है। सर इसमें जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच रहेगा वो हमेशा सेम नहीं रहेगा ना कभी भी। With a particular imperfect m, the particle's closest approach to nucleus twice the distance determine speed of particle at the closest distance। अच्छा, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, कह रहा हो गया। एक मिनट, लेकिन ये डिस्टेंस 2r है, तो b तो पता ही नहीं। लेकिन इसमें अच्छा कोई बात नहीं, तो इसी से आ गया हूँ। हाँ बोलो आगे। हाँ, ये यहाँ से अगर b पता चलेगा तो हम लोग b भी बता सकते हैं कि b कितना होगा। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे आप। हो गया हो तो इसी से आ जाएगा आंसर। ये वाला तो मैंने ऐसे लिख दिया था, लेकिन अगर b फाइंड करना चाहेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। हाँ बोलो। नहीं सर, समझ गया। इसी से आ जाएगा आंसर। सर आपने जो वहाँ पे बनाया हुआ है क्लोजेस्ट अप्रोच वाला सेकंड वाले केस में, वहाँ पे परपेंडिकुलर जब भी आएगा तभी भी 0 होगा क्या? क्या परपेंडिकुलर वेलोसिटी 0 होगा? वेलोसिटी 0 होगा? नहीं, वेलोसिटी 0 इसलिए नहीं हो सकता, एंगुलर मोमेंटम में आप कंजर्व रहेगा ना।
तो वेलोसिटी हाँ। जीरो हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है जो मैंने यहाँ का बता दिया आपको। एक्सरसाइज 2 में जाओ। एक्सरसाइज 2 में सब्जेक्ट वाले पार्ट पे जाओ। मैं क्वेश्चन दिया हुआ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, देखो आप उसमें, वो यही क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवाए ना, वो कंजर्व करवाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल सॉरी पार्ट 2 का, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 12, वो यही क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ सर। तो हम लोग क्या क्या कर चुके थे। मैंने आपको एनर्जी के बारे में बता दिया था, सेल्फ एनर्जी के बारे में बता दिया था। चलो आज एक क्वेश्चन किया तो उसमें इंटरेक्शन एनर्जी भी आ गई, सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, ये वाला पार्ट नहीं बताया था मैंने। तो ये हो गया हमारे पास में। ठीक है। अब है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो बताता हूँ मैं आपको। फिर इसमें मेरे ख्याल से क्या बचा, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टरी बचा है बस, है ना। तो चलो पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ बोलिए। डाइपोल भी बचा है ना सर? अच्छा हाँ, डायपोल बचा है। पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस कर लेते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं और फिजिकली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो दे मे बी imaginary और फिजिकली। पहला पॉइंट तो ये हो गया इसमें। दूसरा पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, पहले उसको बाद में लेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ कि इस सरफेस के जितने भी पॉइंट्स है सबके सब सेम पोटेंशियल पर है। तो ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface. Electric field is always perpendicular to the equipotential surface. Third हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि जितने ज्यादा नजदीक, जितने ज्यादा पास में प्लेन्स होंगे या जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। तो एज क्लोजनेस ऑफ equipotential surfaces increases, as closeness of equipotential surfaces increases, electric field intensity increases. ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब जैसे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैं बताता हूं, मैं आपको पहले लिख लो। सर एक बार आप फोर्थ वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ वो लिख लो ना पहले, आपको बताता हूँ।
लिख लिया सर। यहां से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मान लो एक पॉइंट चार्ज क्यू है, तो आप देखोगे कि पॉइंट चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो पहले ऐसा करते हैं ना, spherical equipotential surfaces, spherical equipotential surfaces, ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे ये। तो अगर मैं कहूं कि ये कोई पॉइंट चार्ज है, तो these are due to isolated point charge, isolated है, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, इस पे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स मिलेंगे अपनों को यहाँ। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे ये गैप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करता जाएगा। ये मुझे प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, यहां से देखो आप, मान लो एक पॉइंट ये लेता हूं और एक पॉइंट ये लेता हूं। यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी वो, मतलब इधर। तो क्यों ज्यादा होगी वही समझना है अपने को। तो यहाँ क्लोजनेस ज्यादा कह रहा हूं मैं, कि क्लोजनेस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। तो क्लोजनेस ज्यादा क्यों है ना। तो आप यहाँ देखो, सेम डिस्टेंस के लिए बात कर सकते हैं हम लोग, यहाँ भी सेम डिस्टेंस के लिए बात कर सकते हैं, है ना। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं कहता हूं कि ये R1 है और दूसरा वाला मान लो R2 पर है, ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग लें, उसी तरह यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग लें, तो ये डिस्टेंस में ले सकता हूँ कि यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो R3 है और ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं R4 है। हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या है, dv इक्वल टू माइनस ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, या ए इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, यही है। अगर आप सेम पोटेंशियल के लिए बात करते हो, अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बात करते हो मान लो दोनों पॉइंट पर, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर बात कर रहे हैं तो हमें यह प्रूव करना है कि ए कहाँ का ज्यादा मिलेगा अपने को, यही बात है ना। या एक काम और कर सकते हैं कि अगर डी आर को हम लोग सेम माने, डिफरेंस को दोनों के लिए सेम माने, यानी अगर मैं कहूं कि R2 माइनस R1 इक्वल टू R4 माइनस R3 है, तो फिर कैसे पता करेंगे। लेकिन इससे चलो नंबर के साथ देखते हैं। यहाँ क्या होगा, देखो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया कि मान लो ये 10 वोल्ट है यहाँ का, और यहाँ का मैंने मान लिया 20 वोल्ट है, यहाँ का मैंने मान लिया मान लो 30 वोल्ट है, और यहाँ का मान लिया मैंने मान लो 40 वोल्ट है। तो दोनों के लिए देखो तो डेल्टा V12 वो कितना मिल रहा है, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 वोल्ट है। डेल्टा V3, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, दरअसल ये 40 होना चाहिए था एक तरह से। यहाँ का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट, है ना। तो ये आ गया। तो V34, डेल्टा V34 कितना होगा, ये उल्टा कर दिया है, ये 40 माइनस 30 और ये 20 माइनस 10,
कितना आ गया भाई, 10 वोल्ट ही है ना। अब चार्ज तो क्यों हमारे पास में, यहां से हम लोग ये भी देखेंगे कि एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि डेल्टा आर टू वन है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में R2 माइनस R1 और डेल्टा R4 3 यानी R4 माइनस R3। ठीक, अब यहाँ R2 माइनस R1 यानी पहले तो एक चीज देखते हैं कि R1 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, KQ/40 लिखोगे। R2 इक्वल टू क्या लिखोगे, KQ/30 लिखोगे, है ना। R3 इक्वल टू क्या लिखोगे, KQ/20 लिखोगे। और R4 इक्वल टू क्या लिखोगे, KQ/10 लिखोगे। यहाँ से R1 R2 की वैल्यू निकालो आप, मतलब R2 माइनस R1 निकालो पहले में ना, कितना मिलेगा भाई, R2 माइनस R1 कितना मिलेगा, कौन बताएगा। KQ/120 मिलेगा, Q/120 आ रहा है। हाँ है ना। और R4 माइनस R3 KQ/20 20 है ना। अब यहाँ से देखो कौन ज्यादा है, यानी इसका मतलब हुआ R4 माइनस R3 ग्रेटर देन R2 माइनस R1 हुआ, ये बात समझ में आई? हाँ सर। यानी इसका मतलब ये गैप ज्यादा है। तो अब गैप ज्यादा किस में, इसमें है। तो यहां से देखो अब आप, और ये तो मॉडी ले लो अब आप, तो इस ई का पता चल रहा है अब आपको, यहां से देखो क्योंकि डेल्टा भी तो सेम है दोनों के लिए, तो किसका ज्यादा है, R4 माइनस R3 ज्यादा है। इसका मतलब एक तरह से वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हुआ कि नहीं हुआ, हाँ कम और यहाँ हुआ। क्लोजनेस ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर समझा। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। सर लेकिन ये तो तभी पॉसिबल है ना जब मतलब डेल्टा वी भी कांस्टेंट आ जाए, मतलब नहीं नहीं, वो तो एक एग्जांपल मैंने लिया, लेकिन ये हमेशा वैलिड है कि जहां भी क्लोजनेस होगी सरफेसेस की, वहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर डेल्टा वी मतलब अलग अलग हुआ तो, इसमें तो 10 आ रहा है ना हर सरफेस के बीच का। हाँ तो अगर मैंने अलग चूज अलग उस आया तरह तो से, अलग अलग भी आ रहा तो R1 R2 उस तरह से चेंज कर जाएंगे ना। तो कुल मिला के कहानी इतनी है कि जितने ज्यादा नजदीक होंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर। हाँ सर। हम्म लिख लिया। यस सर।
नेक्स्ट है हमारे पास में सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो ये भी किसकी वजह से? आइसोलेटेड इनफाइनाइट वायर। तो ये मान लो हमारे पास में वायर है, चार्ज्ड वायर की बात कर रहा हूं मैं। इसमें मान लो ये चार्ज, देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ आप देखोगे तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक क्या मिलेंगे आपको? सॉरी, कोएक्सल सिलेंडर्स मिलेंगे, कॉन्सेंट्रिक नहीं, कोएक्सल सिलेंडर्स मिलेंगे जिनका एक्सिस क्या है, सबका सेम है। ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, यानी इस पूरे के पूरे सरफेस पर, इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। और इस पूरे सरफेस पे भी सेम होगा, लेकिन ये दोनों सरफेसेस पे क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक, ये नेक्स्ट है, इस पर भी पूरे सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, लेकिन बाकी से अलग होगा। तो ये कोएक्सल सिलेंडर्स होंगे। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में parallel planes equipotential surfaces. These are due to infinite plane. तो हमारे पास में ये इनफाइनाइट प्लेन है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इस तरह से होगी। तो यहाँ जो प्लेन्स अपने को मिलेंगे वो इस तरह से होंगे। या इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इनके परपेंडिकुलर होगा। तो ये प्लेन होगा, तो ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगा। वहां भी अगर आप देखो तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो इनके क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर होगी ऐसे। ठीक है,
अगर यहाँ भी जाओगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, ये डायरेक्शन होगी जो कि इनके सरफेस के क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यहाँ भी परपेंडिकुलर ही होगी ऐसे, उसी तरह यहाँ भी जो प्लेन होंगे तो इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, पैरेलल प्लेन्स। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। कैसे? वो तो कान रिकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो एक्चुअली क्या है कि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस क्या है, जिस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है उसके कंपैरिजन में इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो 2l है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं HCl, तो ये प्लस और ये माइनस है, ये मालूम है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब आपको भी मालूम है इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ कितना है, एंगस्ट्रॉम में होता है, समझ रहे हैं ना। तो बाकी कोई भी पॉइंट यहाँ अगर आप जैसे एक प्लस है और ये माइनस है, तो कोई भी पॉइंट अगर आप चूज करते हो उसके कंपेरिजन में इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, काफी स्मॉल है। क्लियर? तो हम इसको बोलते हैं डायपोल। तो दो, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होता है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है और वो P होता है। P से उसको डिनोट करते हैं, तो P इक्वल टू होता है दरअसल Q इंटू 2l। यहाँ 2l क्या है, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस है, और Q कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ऐसा कोई अलग कॉन्सेप्ट है नहीं भाई, जब हमें ये मालूम है कि दो पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो वही करूंगा मैं यहाँ भी। पोटेंशियल क्या होता वही है, यहाँ करूंगा। बस एक कि हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ कि जब R कोई भी पॉइंट अगर मैं चूज करता हूँ तो उसके सेंटर से उसकी डिस्टेंस अगर मैं लेता हूँ स्मॉल r, तो स्मॉल r जो है वो 12 के कंपेरिजन में काफी लार्ज डिस्टेंस है, तो उससे अपने को एक फॉर्मूला डिजाइन हो जाएगा, तो उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, क्या फर्क पड़ गया। उस केवल सिंप्लीफाई करने के लिए ही हम लोग इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मान के क्वेश्चन को कर रहे हैं, वरना है तो दो पॉइंट चार्ज, उन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालूंगा मैं वहां।
और पोटेंशियल निकालोगे। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ? हाँ सर। तो चलो करते हैं। तो जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो जनरल पॉइंट पे निकालने के पहले ऐसा करते हैं, पहले दो फिक्स पॉइंट कर लेते हैं, पर्टिकुलर दो पॉइंट चूज कर लेते हैं जहां से निकाल लेते हैं कि हमारे आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना आगे चल के। तो देखो कैसे, तो दो केस में यहाँ ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो मिल ही गया। तो पहला केस तो ये है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। यहां से सेंटर से इसके डिस्टेंस देखा जाता है हमेशा। तो सेंटर से ये डिस्टेंस देखा जाता है, मान लेते हैं आर है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इधर, के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर ना। नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर होगा, कितना होगा, के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा यहाँ, ये एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल मतलब एक्सिस, ये दरअसल इसका एक्सिस जो है ये एक्सिस माना जाता है। दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है वो इसका क्या होगा, एक्सिस होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना मिल जाएगा, तो के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आंसर तो यही है, लेकिन हमें एक कंडीशन लगानी कि आर एल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हुआ तो क्या होगा। सोल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और तो के क्यू क्या हो जाएगा, ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप कहें सर हमें तो गणित नहीं आती है, तो फिर कर क्या रहे हो नहीं आती है तो समझ में आया ना कैसे लिख दिया मैंने यहाँ। हाँ सर। हाँ सर। तो लिख लो फिर। हाँ सर लिखिए। दरअसल गली में क्या है, एक आइसक्रीम बेचने वाला है, तो बड़े दर्द भरे गाने चला रखे हैं उसने। बेचारा बड़ा परेशान है, वो भी क्या करें। ठीक है, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, E इक्वल टू, तो सुनता भी नहीं है, क्या मिलेगा अपने को यहाँ ऊपर, 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये आंसर है हमारे पास में। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूं कि इफ आर ग्रेटर देन एल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो ए इक्वल टू के 2L इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको, इंटू आर
और यहाँ से क्या करते हैं, r⁴ को बाहर लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा, 1 माइनस l स्क्वायर बाय r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। हाँ तो हो गया हमारे पास में a इक्वल टू हो जाएगा k और ये क्या हो जाएगा p। अब इसको चाहो तो 2l रहने दो, चलो इसको सिंप्लीफाई करके ले गए तो 2 और नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर r नीचे r हो जाएगा r3, यानी 2kp बाई r3, जहाँ आपको मालूम है k की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है। उसी तरह इक्वेटोरियल प्लेन पे बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास में इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पर एक पॉइंट है यहाँ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये इक्वेटोरियल प्लेन होगा है ना, पूरा प्लेन जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये जो कनेक्ट करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो प्लेन जा रहा है, तो ये इस पॉइंट की बात करूंगा मैं। तो ये अपने को मालूम है, ये एल है, ये भी एल है, ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, और सेंटर से हमेशा डिस्टेंस देखना है, तो ये स्मॉल आर है। तो यहाँ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप इधर होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है इस पॉइंट के लिए। तो आप देखोगे कि अल्टीमेटली ये वाला मिलेगा अपने को, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, तो फिर एंगल भी थीटा है, ये भी ई होगा और ये भी ई होगा, दोनों मिला के कितना आ जाएंगे, 2a cos थीटा है ना, और e cos थीटा वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी e sin थीटा वाला। तो अल्टीमेटली वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, तो आ गया हमारे पास में 2a cos थीटा, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के क्या है, जस्ट अपोजिट होगा। तो p की डायरेक्शन तो इधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होगा, हमेशा p के अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो a कितना होगा वो निकाल सकते हैं, तो k³ बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर दिया जाएगा, और cos थीटा हो जाएगा हमारे पास में l बाई रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, लिख लो इसको पहले। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। तो रख देते हैं यहाँ, तो यहाँ इस जगह e नेट कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए k³ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो l बाई रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो k2ql बाई ये हो गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि l
लेस देन स्मॉल आर है, तो हमारे पास इस केस में ए नेट इक्वल टू, ये तो हो गया के पी बाई आर स्क्वायर को बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, आर क्यूब, है ना, 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू पावर 3/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। ए नेट इक्वल टू क्या हो गया, के पी बाई आर क्यूब। सर माइनस होगा ना, क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, पी मतलब वेक्टर पी के अपोजिट है, पी के अपोजिट है, सिंपल सी बात है। डायरेक्शन बता दी मैंने, इधर है। बोलो क्या डाउट है? बोलिए। नहीं सर, वो मैं बोल रहा था कि माइनस होगा ना, क्योंकि पी वेक्टर के ऑपोजिट है। हाँ तो डायरेक्शन बता दी ना, अपोजिट हो गया माइनस, तो वेक्टर में लिखेंगे तो माइनस के पी आई कैप, माइनस के पी आई कैप बाई आर क्यूब लिख लेंगे, वेक्टर में लिखेंगे तो। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, लिख लिया। तो यहाँ आप देखोगे कि इक्विपोटेंशियस, ये एक तरह से क्या हो गया, पूरा प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस से तो है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल आप देखोगे तो जीरो आ रहा है, तो अभी उस पॉइंट पे भी आऊंगा मैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या देखो, कैसे डिक्रीज करती जा रही। ठीक है ना। अब किसी जनरल पॉइंट की बात करते हैं, मान लो कि यहाँ क्या होगा, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है, तो थीटा हमेशा पी से देखना है, पी की डायरेक्शन इधर है ना, तो ये एंगल इसका ये देखना है, ये आर है, और आर हमेशा सेंटर से देखना है। तो पी को रिजोल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ, तो मैं ट्रिक्स के थ्रू ही बता रहा हूँ कि यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। तो पी को रिजोल्व करेंगे तो इधर क्या मिलेगा, पी कॉस थीटा, और पी का ये कंपोनेंट क्या मिलेगा, पी साइन थीटा, क्योंकि पी है। तो अब पी कॉस थीटा की वजह से अगर आप जाओगे तो इधर क्या मिलेगा आपको, एक तरह से ई आर, और पी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या मिलेगा, मान लेते हैं ई थीटा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर कहीं होगा, ई। तो वो ई कितना आ जाएगा, यहाँ दोनों परपेंडिकुलर है, तो ई आर का होल स्क्वायर प्लस ई थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एंगल मान सकते हैं आप अल्फा है, तो टेन अल्फा क्या मिल जाएगा आपको, वहां टेन अल्फा मिलेगा एक तरह से ई थीटा बाई ई आर। ठीक है। अब ई आर कैसे देखना है, तो ई आर में देखूंगा इस वाले से, पी कॉस थीटा से, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या था, उसी के डायरेक्शन में देखेंगे तो हो जाएगा 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, ये आर डिस्टेंस वहां से, और ई थीटा क्या हो जाएगा, के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। ये लॉजिक समझ में आया मैंने कैसे लिखा है, तो ये तो ट्रिक के थ्रू लिख दिया, हाँ सर। है ना, ये बेस्ट है, ये याद कर सकते हो आप, तो लिख लो। तो किसी जनरल पॉइंट का मिल गया आपको, तो नेट क्या होगा, लेकिन ये होगा
तो यहाँ अगर आप टेन अल्फा की बात करो तो टेन अल्फा क्या मिलेगा आपको, यहाँ डिवाइड कर दो ई थीटा बाई ए, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, टेन थीटा बाई 2। सर आपने ई को उस डायरेक्शन में मानो फिर ई थीटा और ई आर में कंपोनेंट लिया ना। हाँ मतलब एक तरह से पी साइन थीटा के लिए वो कौन सा पॉइंट हो गया, वो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, और पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट हो गया। तो वो वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने ऐसा निकाला है। ठीक है ना। नहीं समझ में आया। हाँ। हाँ मतलब नहीं समझ में आया। समझ गया सर। हम्म। चलो आज इतना। संडे को आपका एग्जाम है क्या? हाँ एग्जाम है कौन सा, एडवांस या मेंस? एडवांस का है। एडवांस का है। सर तो ये वीक में इसके आप, पहले लगाता हूँ मैं एक्स्ट्रा क्लास में। हाँ मतलब वही बोल रहा था कि ये Friday। वीक में आपका रोज लगवा दीजिए एक एक। एक लगवा दो ना। ठीक है। हाँ रोज लगवा दीजिए। हाँ हाँ ठीक, मैं इन्फॉर्म करता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है। हाँ सर। चलिए फिर, ओके बाय बाय।